हेलो डियर स्टूडेंट्स। जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये 11th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है। मतलब इसे 11th के बच्चे भी ध्यान से देखेंगे और 12th के बच्चे भी ध्यान से देखेंगे। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है क्रोमोसोम, गुणसूत्र। ठीक है, मतलब क्रोमोसोम के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है क्रोमोसोम और इसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। और क्रोमोसोम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम क्या होता है, मतलब गुणसूत्र क्या होता है, तो क्रोमोसोम जो शब्द है ये ग्रीक भाषा से आया है। सबसे पहले वाल्डेयर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोसोम शब्द दिया। मतलब उन्होंने बताया क्रोमा, क्रोमा मतलब होता कलर्ड और सोमा का मतलब होता बॉडी। मतलब सेल के अंदर पाए जाने वाली डार्क कलर की स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, मतलब गहरे रंग की अभिरंजित संरचना के लिए उन्होंने ये शब्द यूज किया था क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की अगर सबसे सरल डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे कि क्रोमोसोम क्या है, मतलब व्हाट इज क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में, कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में पाए जाने वाली क्षारीय अभिरंजकों से रंजित वह संरचना है जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत करती है। उसे क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। इसकी इंग्लिश में कैसे हो जाएगी डेफिनेशन? द डार्क स्ट्रैंड स्ट्रक्चर फाउंड इन द मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल and which is responsible for inheritance of character from parents to offspring is known as chromosome। मतलब सीधा सीधा ये है क्रोमोसोम आपको सेल के अंदर कब दिखाई देंगे? जब आप सेल के अंदर उसे कोई मतलब प्लांट से या एनिमल की बॉडी से आप सेल निकालोगे और उसे किसी बेसिक स्ट्रेन से, मतलब क्षारीय अभिरंजक से। अब बेसिक स्ट्रेन कौन से होते हैं? सेफ्रेनिन होता है, मिथिलिन ब्लू होता है, क्रिस्टल वायलेट होता है। ये क्षारीय अभिरंजक है, मतलब बेसिक स्ट्रेन है जो लेबोरेटरीज के अंदर होते हैं। इन स्ट्रेन से जब हम सेल को स्ट्रेन करते हैं और उस सेल के अंदर आपको ऐसी राड जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी जो जनरली सेल जब डिवीजन फेज में होती है जब ही दिखाई देती है। ऐसी राड जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इस स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम जो रहता है इसकी ये दो भुजाएं होती हैं। इन दोनों भुजाओं को, इन दोनों आर्म को क्रोमेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? क्रोमेटिड। और जिस पॉइंट पर ये दोनों क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं इस पॉइंट को सेंट्रोमियर कहते हैं। इसे सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर भी कहते हैं। ऐसा क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ये मतलब एक टिपिकल मेटाफेज क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है। अब बार बार आपको मैं मेटाफेज वर्ड आपके मेरे
साइड से निकल रहा है कि मेटाफेज क्या है। तो मेटाफेज सेल डिवीजन की एक स्टेज होती है, मतलब कोशिका विभाजन की अवस्था होती है। जो 11th क्लास में पढ़ रहे बच्चे, उनने 9th के साइंस में पढ़ा होगा, और जो 12th क्लास में जो बच्चे हैं उन लोगों ने 11th क्लास में सेल डिवीजन करके, आपको एक चैप्टर है, उस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है कि सेल डिवीजन की 4 प्रावस्थाएं होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो जो सेल डिवीजन की जो मेटाफेज स्टेज होती है, इस मेटाफेज अवस्था में ये क्रोमोसोम हमें दिखाई देते हैं। मतलब अगर आपको क्रोमोसोम का अध्ययन करना है, मतलब आपको इफ यू वांट टू स्टडी द क्रोमोसोम, सबसे बेस्ट स्टेज होती है आपकी मेटाफेज स्टेज। ओके, ये मतलब जो मान के चलना मेटाफेज स्टेज में अध्ययन करते, क्योंकि मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ जाते हैं और वो क्लियर कट डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर क्या होती है, क्रोमोसोम के फंक्शंस क्या होते हैं, ये हम कंटिन्यूअसली अभी 1-2 दिन इसको पढ़ेंगे, कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे, मतलब ये एक दिन में नहीं होगा। बड़ा, मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि बड़ा विस्तृत है ये, मतलब इट इज ए वास्ट टॉपिक, मतलब जितना पढ़ोगे उतना कम है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम को कितने टाइप में बांटा है। मतलब ऐसे जनरल क्रोमोसोम जो ऑर्गेनिज्म होते लिविंग, उनमें कितने टाइप के होते हैं। तो क्रोमोसोम जो रहते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वायरस के अंदर होते हैं, जिसको बोलते हैं वायरल क्रोमोसोम। एक होते प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, जो किंगडम मोनेरा में है आपकी 11th क्लास वाले, और 12th वालों ने 11th में पढ़ा है। किंगडम मोनेरा में जिनको हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक माना है, उनके अंदर क्रोमोसोम होता है, उसको प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम कहते हैं। और हम सबको मालूम है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक होते हैं वो जनरली बैक्टीरिया होते हैं, तो इसको हम लोग यूं भी कह सकते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो एक तो वायरल क्रोमोसोम हो गया, एक सेकंड हो गया आपका बैक्टीरियल क्रोमोसोम, और थर्ड सारे के सारे जो 4 किंगडम है आपके, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन चारों जगत में सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो उन यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होता है उसको यूकैरियोटिक क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, चूंकि व्हिटेकर जो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने वायरस को कोई स्थान नहीं दिया था। ही डज नॉट क्लासिफाइड द वायरस। और उसके पीछे उन्होंने बेसिक कारण भी बताया था कि व्हाई ही डज नॉट प्लेस द वायरस इन हिज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मतलब उन्होंने अपने 5 जगत वर्गीकरण में वायरस को कोई स्थान क्यों नहीं दिया था इन 5 जगत में, इन 5 किंगडम में। तो उन्होंने उसका कारण बताया कि जो वायरस होते हैं वो वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी होती है। मतलब वायरस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो वायरस में कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिसके कारण से हमें उनको लिविंग मानना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं वायरस में जिसके कारण से हम उनको नॉन लिविंग या अजीवित की श्रेणी में रखते हैं। तो जो वायरस होते हैं, उन वायरस के अंदर जो क्रोमोसोम होता है, क्योंकि वायरस की कोई ना तो सेल होती है ना कोई उसका डेफिनेट शेप होता है। मतलब वायरस की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, वायरस एसेलुलर होते हैं, अकोशिकीय होते हैं, मतलब उनकी कोई सेल नहीं होती। तो वायरस में केवल 2 ही चीजें होती है, एक तो उसका बाहरी प्रोटीन का बना हो कवर होता है जिसको कैप्सिड कहते हैं, और एक उसका होता है जेनेटिक मटेरियल, और वो जेनेटिक मटेरियल में भी का ऑप्शन है, या तो डीएनए होगा या आरएनए। बोथ डीएनए एंड आरएनए नॉट फाउंड इन वायरस। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें अनुवांशिक पदार्थ और डीएनए होता है। जितने भी प्लांट और एनिमल वायरस होते हैं, स्पेशली जो डिजीज कॉजिंग वायरस होते हैं, जो रोग उत्पन्न करते हैं, उनमें सब में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे प्लांट में सबसे क्लासिकल एग्जांपल है अपना टोबैको मोजेक वायरस, टीएमवी वायरस,
उसका जेनेटिक मटेरियल आपका आरएनए होता है। उसी टाइप से ह्यूमन मतलब एनिमल वायरस में अगर अपन बात करें, HIV वायरस जिससे एड्स डिजीज होती है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, उसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। और अभी थोड़े साल पहले अपने भारत में एक, वो भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में एक महामारी आई थी, एपिडेमिक आई थी। उस महामारी का नाम था कोविड। उस कोविड का जो वायरस था, कोरोना वायरस, उसका भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए था। तो आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ प्लांट और एनिमल वायरस में। अब कौन से वायरस में डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल? तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरियोफेज, जिसको हिंदी में हम लोग जीवाणुभोजी कहते हैं। बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस होता है, एक प्रकार का विषाणु होता है जो बैक्टीरिया के ऊपर परजीवी होता है, विच इज पैरासाइट ऑन बैक्टीरिया। तो यदि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज बैक्टीरियोफेज, मतलब जीवाणुभोजी क्या है, बैक्टीरियोफेज क्या है, तो आपको उसके एक ही लाइन में डेफिनेशन बताना है, वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, विषाणु जो जीवाणु पर परजीवी होता है, उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और बैक्टीरियोफेज गंगा के पानी में पाया जाता है, इसलिए गंगा का पानी खराब नहीं होता है। बहुत बार आप छोटी क्लास में आपको 5th 6th 7th लेवल के विज्ञान के में पढ़ाते थे, बच्चों को पूछते हैं कि गंगा का जल खराब क्यों नहीं होता, तो गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज मौजूद होता है जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो ये तो हो गया वायरस के बारे में। तो वायरस में सीधी सीधी बात ये आ गई कि या तो डीएनए होगा जेनेटिक मटेरियल या आरएनए होगा, और उनका जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वेदर इट इज आरएनए और डीएनए, वो या तो लीनियर होता है मतलब रेखीय होता है, या सर्कुलर होता है, गोलाकार होता है। तो वायरल क्रोमोसोम कैसा होगा? रेखीय या गोलाकार, आइदर लीनियर और सर्कुलर। और उसमें भी वो इट इज ओनली मेड अप ऑफ आइदर डीएनए और आरएनए, या तो वो डीएनए का बना होगा या आरएनए का बना होगा, कुछ में आरएनए होता है कुछ में डीएनए होता है। फिर होता है आपका बैक्टीरियल क्रोमोसोम या प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम। बैक्टीरियल क्रोमोसोम और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में डिफरेंस पूछते हैं। ये 12th की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 11th वालों को भी इसको याद होना चाहिए। बैक्टीरियल क्रोमोसोम और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है? बैक्टीरियल क्रोमोसोम मतलब प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम, यूकैरियोटिक मतलब जिनकी सेल के अंदर वेल डेवलप्ड या सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, वो कहलाती यूकैरियोटिक सेल। और जिन सेल के अंदर वेल डेवलप्ड या सुविकसित केंद्रक, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वो कहलाती प्रोकैरियोटिक सेल। सेल भी दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, और यही बहुत बड़ा डिफरेंस जो रहता है इनका बैक्टीरियल क्रोमोसोम और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के डिफरेंस को हमें समझने में हेल्प करता है। 12th वाले बच्चों को जनरली मैंने देखा है कि जनरली बच्चे क्या काम करते हैं, 11th का उनको बेसिक क्लियर नहीं होता है। मैंने इसलिए पहले आपको 11th का बेसिक क्लियर करा कि सेल दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो आप बैक्टीरिया को आप लोग यूं मान के चलो, प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक कोई बैक्टीरिया मानो आप, जिनको किंगडम मोनेरा में रखा गया है। और यूकैरियोटिक जिनके अंदर, जिनकी सेल के अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस या सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। इन दोनों में अंतर पूछते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या कहा कि सबसे बड़ा अंतर तो ये हो गया कि बैक्टीरिया की सेल के अंदर या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, तो उनके अंदर जो क्रोमोसोम या जिनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सीधा कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये सबसे बड़ा अंतर हो गया कि तो अपन क्या लिखेंगे बैक्टीरियल क्रोमोसोम में, बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, बैक्टीरियल क्रोमोसोम कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। फिर अपन लिखेंगे यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, जैसे मैंने अभी कहा यूकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डेवलप्ड या सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, तो उसमें अपन लिखेंगे उनमें न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम, केंद्रक के अंदर पाया जाता है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो रहता है वो भी सर्कुलर होता है, मतलब गोलाकार होता है। और जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम होते हैं वो जालिकावत होता है, नेटवर्क में होता है। और जनरली एज ए होल अगर अपन बात करें तो क्रोमोसोम तो वर्ड हम लोग जब कोई सेल अंडरगोइंग द डिवीजन फेज, अदरवाइज क्रोमोसोम तो अपना एक नेटवर्क फॉर्म में रहते हैं
अप टू द इंटरफेज ऑफ द सेल, मतलब इंटरफेज अवस्था तक वो जाल के रूप में पाए जाते हैं। उस जाल को, क्रोमोसोम के उस नेटवर्क को हम लोग क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन जाल कहते हैं, और क्रोमेटिन जाल के एक थ्रेड को ये क्रोमोसोम कहते हैं, जिसकी मैंने अभी आपको बताया 2 आर्म होती है, एक तो 2 क्रोमेटिड्स होते हैं और दोनों क्रोमेटिड्स जिस पॉइंट पर अटैच होते हैं उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर कहाँ होगा क्रोमोसोम? न्यूक्लियस के अंदर। प्रोकैरियोटिक में कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है? गोलाकार होता है, सर्कुलर होता है ना। और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो रहता है वो जाल जैसा होता है, इट इज ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं या बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। हिस्टोन स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं जो डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, मतलब डीएनए को पैक करके रखते हैं। वो हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं किसके अंदर? बैक्टीरियल क्रोमोसोम या प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम में। और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के अंदर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो रहते हैं, जो भी क्रोमोसोम रहता है वो एक ही लिंकेज ग्रुप बनाता है, मतलब एक ही संलग्नता समूह बनाता है। और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के अंदर जो क्रोमोसोम ज्यादा नंबर में होते हैं, ज्यादा संख्या में होते हैं, मतलब कुछ में सिंगल डिजिट में भी होते हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, ड्रोसोफिला के अंदर 8 होते हैं, हमारे अंदर 46 होते हैं, मधुमक्खी के अंदर, हनी बी के अंदर 32 होते हैं, प्लांट में, गेहूं के अंदर 42 क्रोमोसोम होते हैं, मटर में 14 होते हैं, 14 होते हैं। तो नंबर वेरिएबल है क्रोमोसोम के। तो जितने वेरिएबल होते हैं ना वो वेरिएबल क्रोमोसोम, और कभी भी क्रोमोसोम यूकैरियोटिक सेल के अंदर 8 नंबर में इवन, मतलब सम संख्या में पाए जाते हैं, ऑड नंबर में नहीं पाए जाते। मतलब जैसे 10 9 नहीं होंगे, 14 होंगे, 16 होंगे, 32 होंगे, अपने अंदर जैसे 46 है। तो ये 46 क्रोमोसोम जो है ये पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। तो अपने अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम है, तो अपने अंदर लिंकेज ग्रुप होंगे 23। जैसे ड्रोसोफिला जिसके अंदर 8 क्रोमोसोम होते हैं तो उसमें लिंकेज ग्रुप होंगे 4। मटर के अंदर 14 क्रोमोसोम होते हैं तो उसके अंदर लिंकेज ग्रुप होंगे आपके 7। तो क्रोमोसोम जो रहते हैं वो संलग्नता समूह या लिंकेज ग्रुप में पाए जाते हैं, किसमें? यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में, और एक से अधिक रूप में पाया जाता है। बैक्टीरियल में केवल एक ही लिंकेज ग्रुप पाया जाता है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो रहता है वो न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन नहीं करता, उसमें न्यूक्लियोसोम नहीं बनते। क्यों? क्योंकि उनमें हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं। और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, इसलिए वो न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं। तो ये आपके डिफरेंस हो गए काय में बैक्टीरियल क्रोमोसोम और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मतलब परीक्षा के अंदर ये बहुत पूछा जाने लगा है, अब 4 नंबर में पूछते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या डिफरेंस हो जाएंगे, पहले एक बार डबल समझाते हैं। बैक्टीरियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल गुणसूत्र साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, मतलब केंद्रक में पाया जाता है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो रहता है वो गोलाकार होता है, मतलब सर्कुलर होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? न्यूक्लियोइड। और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो रहता है वो जाल के रूप में रहता है, और उस जाल को, उस नेटवर्क को हम लोग क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो रहते हैं वो न्यूक्लियोसोम का निर्माण नहीं करते, मतलब दे डज नॉट फॉर्म न्यूक्लियोसोम। और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में जो न्यूक्लियोसोम का निर्माण करता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम केवल एक ही लिंकेज ग्रुप में रहता है, मतलब एक ही लिंकेज या एक ही संलग्नता समूह पाया जाता है। और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में लिंकेज ग्रुप एक से अधिक होते हैं,
जैसे अपने अंदर 23 लिंकेज ग्रुप होंगे, ठीक है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम में आप एग्जांपल लिख दो, कोई सा भी एक बैक्टीरिया का नाम लिख दो, जैसे सबसे फेमस बैक्टीरिया ई कोलाई, एस्चेरिया कोलाई, है ना। और आप लिख दो राइजोबियम लिख दो। और यूकैरियोटिक में आप लोग कोई से भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का नाम लिख दो, अपना ही लिख दो, ह्यूमन बीइंग का, मधुमक्खी का लिख दो, प्लांट में आप मटर का लिख दो, है ना, किसी भी का भी लिख सकते हो। तो ये आपके क्रोमोसोम के पहले तो 3 टाइप हो गए। कौन कौन से हो गए? वायरल क्रोमोसोम, विषाणु गुणसूत्र, जीवाणु गुणसूत्र, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, और बैक्टीरियल को हम प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम भी कहते हैं। और तीसरा होता है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। और ये सब कहाँ से चला आ रहा है? ये वहीं से चला आ रहा है जहाँ से व्हीटेकर का क्लासिफिकेशन उठ के आया है। व्हीटेकर ने जो 5 किंगडम दिए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, वो व्हीटेकर का क्लासिफिकेशन जो है वो उसका पहला बेस ही यही था, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक। मतलब उन्होंने सेल को आधार बनाया, प्रोकैरियोटिक कोशिका वर्सेस यूकैरियोटिक कोशिका। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल होगी और उसके विपरीत यूकैरियोटिक सेल होगी। मतलब प्रोकैरियोटिक जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंस हो गए किसके अंदर? आपका बैक्टीरियल क्रोमोसोम और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। अब चूंकि क्रोमोसोम कौन सा ज्यादा एडवांस होते हैं? वो एडवांस होते हैं यूकैरियोटिक। तो जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शंस हैं, और चूंकि सबसे ज्यादा फोकस ह्यूमन जेनेटिक्स पे ज्यादा दिया गया है, मतलब मानव अनुवांशिकी के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया। जो मेन टारगेट था कि इंसान के पूरे जीनोम को स्टडी करना, मतलब हमारे अंदर टोटल जेनेटिक मटेरियल जो है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे अंदर टोटल क्रोमोसोम होते 46। उन 46 क्रोमोसोम के ऊपर जीन होते 30,000, और उन 30,000 जीन का मिलाकर 2 मीटर लंबा डीएनए होता है एक सेल के अंदर, पूरी बॉडी में नहीं, हमारी एक सेल के अंदर। और चूंकि डीएनए इतना सुपर कोइल्ड या हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है कि वो उस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और पूरा का पूरा डीएनए हेरिटेबल नहीं होता, केवल डीएनए का एक बहुत स्मॉल पार्ट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। और एक चीज और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता देते हैं कि कोई भी 2 व्यक्ति का डीएनए एक जैसा नहीं। मतलब जैसे तुम हो या तुम्हारा कोई भाई है या तुम्हारी कोई बहन है, उसका और तुम्हारा डीएनए 99.99% सेम होएगा, केवल 0.1% वेरिएबल है। और इस 0.1% वेरिएबिलिटी के कारण हम लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंस है। इसीलिए पूरे वर्ल्ड वाइड कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं है। इवन जो ट्विंस, जो हमें फिनोटिपिकली आपको दिखते हैं कि ये जुड़वा भाई या जुड़वा बहनें हैं, तो ये एक जैसी दिख रही, नो। अगर उनमें भी अगर आप देखेंगे तो उनमें भी जेनेटिक डाइवर्सिटी है, उनमें भी आनुवांशिक विविधता है। और वो आनुवांशिक विविधता क्यों है? क्योंकि हमारा 0.1% डीएनए वेरिएबल होता है। तो ये सा ह्यूमन क्रोमोसोम के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है, मतलब पूरा स्टडी फोकस उस पर ज्यादा किया गया है। तो जो क्रोमोसोम होते हैं, उस क्रोमोसोम की कि ये तो मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज समझा ही दिया, बैक्टीरियल क्रोमोसोम और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में डिफरेंस। और बीच बीच में मैंने आपको छोटे छोटे चीजें बताई, आपको बताया मैंने वायरस में या तो डीएनए होगा या आरएनए। और वायरस में जो डीएनए और आरएनए जो रहता है वो सराउंडेड रहता है एक प्रोटीन के कवर से। उस प्रोटीन के कवर को बोलते कैप्सिड। क्या कहते हैं उसको? कैप्सिड। और उसकी छोटी छोटी जो यूनिट्स होती है उनको बोलते कैप्सोमियर। क्या बोलते हैं उनको? कैप्सोमियर। समझ में आए कि नहीं? ये अपने को याद होना चाहिए। तो ये अब बड़े प्रश्न में और अपन आगे बढ़ते तो क्वेश्चन कैसे आता, क्रोमोसोम क्या है, इनकी संरचना और कार्य समझाइए। फिर कभी कभी आता है कि जो क्रोमोसोम के अंदर ये जो सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर की पोजीशन, मतलब ये क्रोमोसोम में कहां पर स्थित है, इसकी स्थिति के आधार पर क्रोमोसोम के प्रकार पूछते हैं, जो कि 11th और 12th दोनों में आता है प्रश्न कि सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर
क्रोमोसोम के प्रकार समझाइए। एक होता है सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर, नंबर के आधार पर, कि पर क्रोमोसोम कितने सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। इसके अलावा क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर पूछते हैं। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर्स में आपको ऐसे छोटी छोटी चीजें सीखने को मिलेगी जो आपको आगे जाकर बहुत बेनिफिशियल साबित हो। बट एज ए होल अगर आपसे कोई, अगर मान के चलो आज आपने क्या सीखा, आज आपने ये सीखा कि क्रोमोसोम ऐसा होता है और प्रत्येक क्रोमोसोम की दो भुजाएं होती है। एक, दोनों भुजाओं को हम लोग, दोनों आर्म को क्रोमेटिड्स कहते हैं और दोनों क्रोमेटिड्स जिस पॉइंट पर अटैच होते हैं उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज आज आपने सीखी। इतना भी अगर आज आपका नॉलेज ग्रेप हो गया, आप मतलब समझ लेना कि आपकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। और ये बेसिक है। आज मैंने आपको पूरा बेसिक समझा दिया है। अब हम लोग इसमें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में जाते जाएंगे। ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर का डायग्राम बना के समझेंगे। फिर मैंने अभी आपको क्या क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर की स्थिति और संख्या के आधार पर प्रकार समझेंगे। ठीक है ना। फिर इसके बाद क्रोमोसोम जो है उनके क्या फंक्शन होते हैं। तो क्रोमोसोम के जनरली हमारी बॉडी के अंदर 2-3 काम कार्य होते हैं। एक पहला कार्य तो ये होता है कि ये अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत करते हैं। मतलब दे इनहेरिटेड द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हम लोग हमारे माता पिता जैसे दिखते हैं। हम लोग क्यों दिखते हैं हमारे माता पिता जैसे? क्योंकि उनके क्रोमोसोम, उनके जीन्स, उनका डीएनए हमारे अंदर है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो लिंग का निर्धारण करते हैं, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। सेक्स क्रोमोसोम स्पेशली एक्स और वाई। उसके बाद होते क्रोमोसोम हमारी जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है हमारे अंदर, जितनी भी कार्य की क्रियाएं होती है, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, नर्व इम्पल्स कंडक्शन, एक्सक्रीशन, है ना, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर जैविक क्रियाएं होती है, लगभग ऑलमोस्ट ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, जितनी भी हमारे शरीर के अंदर होने वाली कार्य की क्रियाएं, उनका नियंत्रण, उनका समन्वय भी कौन करते हैं? क्रोमोसोम करते हैं। क्योंकि क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम काय से मिलके बने होते? डीएनए से मिलके बने होते। और हमारे शरीर की जो चाबी है, हमारे शरीर की जो की है, हमारे शरीर का जो जीवन, हमारे शरीर की जो जीवन की इकाई है वो सेल है। और सेल क्यों है? क्योंकि सेल के अंदर डीएनए। ठीक है, तो ये अपना आज का यहाँ पे मैटर कंप्लीट होता है। कल से हम लोग क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, तो आज फंक्शन तो आज ही समझा दिए मैंने, कार्य तो आपको कल स्ट्रक्चर समझाऊंगा और उसमें बहुत सारी चीजें आपको काम आएगी। ठीक है ना। तो इसमें 1 वर्ड छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वही मैंने आपको सॉर्ट आउट कर दिए। और इसको 11th और 12th दोनों क्लास के बच्चों तक ये वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें। ठीक है ना। और इसको आप लोग स्वयं से पहले तो अच्छे से 1-2 बार स्वयं से देखें। ठीक है ना। ओके, ऑल द बेस्ट।